हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा। सो लास्टली हमने कंप्लीट किया था बच्चे, अपने लास्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था कि हमें 1963 के अंदर दो ऐसे एंजाइम्स मिले, है ना। एक ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, और दूसरे ने CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया था, है ना। और वो वाले बैक्टीरियाज, मैं कहूँ वो वाले एंजाइम्स जो वायरसेस की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर रोक रहे थे, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, हम उन्हें क्या बोल रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बच्चों, है ना। हमने उन्हें कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो नाउ टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आज हम बात करेंगे कि कितनी तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से यूज होते हैं, मतलब हर चीज यार, हम हर चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू अ वाइडर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस, है ना। और न्यूक्लिएजेस मतलब जो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे भाई, रिमूव करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस। नाम से ही समझ आ रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को काट देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएजेस। क्लियर? तो मैंने कहा दे बिलोंग्स टू अ They belongs to a wider class of enzymes that are called as, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैम इन्हें न्यूक्लिएजेस। चलो क्लियर है? इस पॉइंट में तो आई डोंट थिंक किसी को भी बच्चों कोई डाउट होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप कितने हैं, है ना। कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बच्चों आप लोगों के पास प्रेजेंट है। जब मैंने बात की कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितनी तरह के हैं, तो आपने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के बच्चों, सोनली दो तरह के। एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं भाई? चलो देखते हैं, आज लाइन सीधी है नहीं भाई, आज भी टेढ़ी है। तो जब मैंने बात की कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितनी तरह के हैं, हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के, है ना। एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस और एक है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। पहले नाम समझ लेते हैं, नाम से ही हमें इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मैंने कहा वन आर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, एंड सेकंड आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। बेसिकली हमें इन दो एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा ही जानना है, बहुत ज्यादा तो हम नहीं जानेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। समझना, नाम से समझो यार। एक्सोन्यूक्लिएजेस बाहर से बिल्कुल टर्मिनल एंड से जो क्या कर दे, रिमूव कर दे न्यूक्लिक एसिड को, बेसिस को, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लिएजेस। यार टर्मिनल एंड से, बाहर से ही, वो अंदर आए ही नहीं, उन्होंने अंदर आके डीएनए सीक्वेंस में कहीं कट नहीं लगाया, जस्ट बाहर से ही क्या कर दिए, बेसिस रिमूव कर दिए। क्लियर है? तो मैं क्या कहूं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या है? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस है कट डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन। कहां से कट करते हैं? टर्मिनल पोजीशन से भाई। क्लियर? क्लियर?
लेकिन भाई एंडोन्यूक्लियसेस इंटरनल आके कट मारेंगे, अंदर से आके कट मारेंगे, है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहाँ पे आके कट लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके कट लगाते हैं डीएनए के अंदर, विद इन डीएनए, ठीक है। दे कट एट specific position, they cut at specific position within DNA, ठीक है, क्लियर है। ये कट तो लगाएंगे लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन पे लगाते हैं। और बच्चों ध्यान से समझना, ये कौन सी सीक्वेंस को पढ़ते हैं, दे रीड एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, ये पूरी लेंथ को रीड करेंगे डीएनए की, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, recognize palindromic sequence, recognize पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ध्यान से समझो, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। तो जब मैंने कहा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसे आप आगे से पढ़ो, मतलब 5' एंड से पढ़ लो या 3' एंड से पढ़ लो, वो दोनों साइड से सेम पढ़ सकते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, मलयालम, है ना। मलयालम को चाहे आप इधर से पढ़ना चाहें, चाहे आप इधर से पढ़ना चाहें, मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसे आप दोनों साइड से क्या कर सकते हो, सेम तरह से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम क्या है, एक डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम क्या है, एक डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम है कुछ ऐसे बेसिस जिनको आप फ्रंट से पढ़ना चाहो तो भी वो सेम पढ़े जाएं, और आप बैक से पढ़ना चाहो तो भी सेम पढ़े जाएं। एग्जाम्पल देखो, 5' GAA TTC, 3' है ना, दूसरा स्टैंड होता है हमारा 3' to 5', तो 3' पे आया भाई G के कॉरस्पॉन्डिंग C, TT AA G। बच्चों आप इसे इधर से पढ़ोगे या इधर से पढ़ोगे, आप इसे बिल्कुल सेम ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज करते हैं भाई हमारी पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस, ठीक है, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। कोई दिक्कत। एंड दे कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये कहां जाके कट मारते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ते हैं और वहां से बेस क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। ये क्या करते हैं भाई, ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को जाके तोड़ देंगे और वहां से बेस को बाहर निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब एक बार थोड़ा सा जस्ट मैं डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। लेट्स से ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है ना। तो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ से कट लगाएगा। देखो मैंने टर्मिनल एंड से कट लगवाए, मैंने कहाँ से कट लगवाए हैं, टर्मिनल एंड से। तो साइड्स से काट दिया इसने, बिल्कुल इसने क्या किया, साइड्स से काट दिया। तो यहाँ पे किसने कट लगा रहा है, कौन कट लगा रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस, जिसने बाहर से ही टर्मिनल एंड से क्या किया, कट लगा दिया। दीज आर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस। वहीं अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की बात करूं, अगर हम किसकी बात करें भाई, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस की बात करें, तो कट लगता है विद इन डीएनए। कहाँ लगता है, विद इन डीएनए, बीच में कहीं भी, बस टर्मिनल एंड पे नहीं लगेगा। क्लियर है।
and the most widely used restriction enzyme in your biotechnology, in your genetically engineering, वो कौन से हैं भाई? restriction endonucleases. कौन से हैं? restriction endonucleases. तो मैंने कहा they are mostly used in या most widely used in बायोटेक्नोलॉजी. तो आगे जितने भी आप एंजाइम्स पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, वो आप एक्सोन्यूक्लियसेस नहीं पढ़ रहे, वो आप एंडोन्यूक्लियसेस पढ़ रहे हैं ना, जिनको मैं डीएनए को कट करने के लिए यूज कर रही हूँ. आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, नाउ फोकस ऑन इट्स एनसीईआरटी. ये तो हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पढ़ा है मैंने अभी आप लोगों को. आओ, restriction enzymes belongs to a larger class of enzyme. restriction enzymes belongs to a larger class of enzyme बच्चे, जिसका हमने कहा न्यूक्लियसेस है ना. हम अभी बात करके आए हैं कि restriction enzyme किससे बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियसेस से. there are two kinds, exonucleases and endonucleases है ना. that is restriction exonucleases and restriction endonucleases. हमने अभी बात की. exonucleases remove nucleotides from the end of डीएनए है ना. हमने कहा था कि भाई रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं? साइड से बेसिस को निकाल देते हैं डीएनए को कट करके. वेयर एज एंडोन्यूक्लियसेस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए. क्लियर है? अगली ही बात हमने की कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस पूरा डीएनए को पढ़ते हैं, पूरी डीएनए की सीक्वेंस को पढ़ते हैं. Once it's find it recognition sequence, it will bind to DNA. जिस सीक्वेंस पे ये काट सकते हैं उस पे बाइंड करेंगे and cut each of the two strands of the double helix at specific position in their sugar phosphate backbone. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैंड पे कट लगाएंगे भाई, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाएंगे, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी. क्या कोई दिक्कत? Each restriction endonucleases recognize a specific palindromic sequences in the DNA. और हम अभी बात करके आए हैं कि palindromic sequences कौन सी होती है? जो आगे से भी सेम पढ़ सकते हैं आप लोग और पीछे से भी सेम पढ़ सकते हैं. क्लियर है? क्लियर है? टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आओ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बच्चा है ना. हमने कहा सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब आप एंडोन्यूक्लियस की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी बता दो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा निकल के आया. तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो निकल के आया था वो था HindII. कौन सा था भाई? HindII. फिर हम बात करते हैं कि चलो मैं तुम्हें ना नेमिंग कराऊंगी, अभी कराऊंगी नेमिंग, अभी बाद में कराते हैं है ना. पहले मैं समझा देती हूँ HindII की कहानी. HindII डिस्कवर्ड तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था. इट वाज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड. बट इसे आपने आइसोलेटेड उस बैक्टीरिया में से 5 साल के बाद कराया था, इसलिए यहाँ पे 2 आया है, 1 नहीं आया. ठीक है, ये मतलब जो ये रोमन नंबर है ना 2, मैं कहीं 1 लिखूंगी कहीं 3 लिखूंगी. बच्चे ये बताता है कि आपने उस बैक्टीरिया में से इस एंजाइम को कब आइसोलेट किया था. क्या ये फर्स्ट एंजाइम है क्या? उस बैक्टीरिया से ध्यान से याद रखना, बस उसी बैक्टीरिया से जिससे मैंने ये निकाला है. ठीक है, क्या ये उस बैक्टीरिया से निकलने वाला फर्स्ट एंजाइम है क्या? नहीं, डिस्कवर यही हुआ था लेकिन निकला कोई और था. ठीक है, इट वाज आइसोलेटेड, इसे 5 साल के बाद आइसोलेट किया गया था. इट वाज आइसोलेटेड आफ्टर 5 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि HindII पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होने के बाद भी अपने नाम में 2 लेके चल रहा है. ऐसा क्यों? नो डाउट ये पहला डिस्कवर एंजाइम था, बट स्टिल इट वाज आइसोलेटेड आफ्टर 5 years, या मैं कहूँ कैरेक्टराइज्ड आफ्टर 5 years. ठीक है, the first restriction endonucleases HindII whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years
लेटर, और यही बहुत बड़ी चीज है। क्या कोई दिक्कत? एक लाइन जो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, लिख लेना अपनी नोटबुक्स में कि आज के टाइम में तुम 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर कर चुके हो और कितने बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से? लगभग 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो लाइन याद रखना कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, आओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। आप कहोगे कि मैम आप अभी अभी पढ़ा रहे थे हिंड टू, ठीक है, तो हिंड टू बोल क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आपने हिंड टू कहा? आपने हिंड टू क्यों कहा? ऐसा क्यों? तो पहले मैं हिंड टू से समझा देती हूँ, या दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लेते हैं ना। हम यूज करते हैं इको R1। बच्चे एक एंजाइम है इको R1, समझना इस चीज को बहुत डिटेल से, फिर मैं हीमोफाइलस का भी समझाती हूँ तुम्हें। मैंने कहा इको R1, अब समझो इको R1 का फर्स्ट लेटर क्या है? इको R1 का फर्स्ट लेटर क्या है? ई, कैपिटल में है ना। इको R1 का सेकंड और थर्ड लेटर हम एक साथ लिखते हैं, स्मॉल में है CU। चलो, इको R1 का फोर्थ लेटर दैट इज R, और इको R1 का रोमन वाला लेटर दैट इज फर्स्ट। क्लियर हो? ये है इको R1 भाई, ये क्या है? इको R1। आओ सबसे पहली अगर मैं बात करूं ई क्या दर्शा रहा है भाई तुम्हें? ई क्या दिखा रहा है तुम्हें? ई तुम्हें दिखा रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने कौन से बैक्टीरियल जीनस से निकाला है? किससे निकाला है? जीनस से। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या बताता है? जीनस ऑफ बैक्टीरिया, थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर ले। फर्स्ट लेटर आपको दिखाएगा जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड। और इस केस में जीनस क्या है भाई? इस केस में जीनस है एस्चर्चिया। कौन सा जीनस है? एस्चर्चिया। कोई दिक्कत? चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तुम्हें जो सेकंड और थर्ड लेटर है, तुम्हारा जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच द एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड। ठीक है, कौन सी स्पीशीज से आपने वो वाला एंजाइम आइसोलेट किया है? तो हमारा सेकंड एंड थर्ड लेटर represents species from which enzyme has been isolated। और यहाँ पे वो स्पीसीज कौन सी है? यहाँ पे वो स्पीसीज है कोलाई, तो दैट इज एस्चर्चिया कोलाई। क्लियर है? नाउ द फोर्थ लेटर ऑलवेज इन कैपिटल, याद रखना फोर्थ लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल। फोर्थ लेटर ऑलवेज इन कैपिटल क्या दिखाता है? ये स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया की कौन से स्ट्रेन से आपने एंजाइम को आइसोलेट किया। जैसे एस्चर्चिया कोलाई के भी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, तो आपने ये वाला कौन से स्ट्रेन से आइसोलेट किया? RY
13 स्ट्रेन से। कौन से स्ट्रेन से? RY13 स्ट्रेन से। क्लियर है? लास्ट तुम्हारा रोमन नंबर, कौन सा नंबर? रोमन नंबर। रोमन नंबर है ना। रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? रोमन नंबर रिप्रेजेंट्स order in which enzyme is isolated। order in which बच्चों enzyme is isolated, मतलब एस्चर्चिया कोलाई से इको R1 फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ था फर्स्ट नंबर पे, फिर इको R2 हुआ होगा, फिर इको R3 हुआ होगा, लेकिन सबकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है ना। सबकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है। हर मैं मानती हूँ सारे एस्चर्चिया कोलाई से हुए, लेकिन तभी ऑर्डर दे देते हैं 1 2 3। फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये। तो सबकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है? अलग अलग, जहां पे ये क्या करेंगे? बाइंड करेंगे और जाके कट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो आओ, अच्छा एक बार हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का भी मतलब हिंड 2 का भी क्लियर कर लें। हिंड 2 आओ बच्चों, अगर मैं हिंड 2 की बात करूं, तुम खुद बताओ हिंड 2 में भी यही चीजें करेंगे? फर्स्ट लेटर, सेकंड थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर और तुम्हारा रोमन नंबर, यही तो चीजें करनी है ना भाई, यही करना है जीवन में तुम्हें। ये है तुम्हारा H, देन IN, देन D, देन थर्ड। यही तो हम नेमिंग कर रहे हैं, यही तो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। आओ बात कर लेते हैं। चलो भाई, H स्टैंड्स फॉर कौन से बैक्टीरिया से निकाला है? हीमोफाइलस। किससे निकाला है? हीमोफाइलस। बच्चे हीमोफाइलस की कौन सी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया आपने? इन्फ्लुएंजे। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे। कौन सा स्ट्रेन? RD स्ट्रेन। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या था? 2 लिखा है मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया है, हिंड 2 ही ले लो यहाँ भी। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या था? सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन वाज सेकंड। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? चलो आओ एक बार हम एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from genus and the second 2 letters comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. Example, eco R1 comes from Escherichia coli RY13. In eco R1 the letter R is derived from the name of strain. Roman number following name indicate order in which the enzyme has been isolated from the strain of bacteria. क्लियर हो बच्चों? क्लियर हो? तो आज हमने कंप्लीट किए हैं 2 टॉपिक, टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और दूसरा हमने कंप्लीट की है उनकी नेमिंग। ठीक है, कल हम कंप्लीट करेंगे ये कैसी तरह के एंड्स जनरेट करते हैं, और 1-2 टॉपिक और कवर कर लेंगे हम बच्चों। एंड्स जनरेटेड हम कवर कर लेंगे, कैसे एंड्स जनरेट करते हैं पूरा डायग्रामेटिकली। फिर हम आ जाएंगे कल फाइनली अपने क्लोनिंग वेक्टर्स के ऊपर, है ना। तो तब तक के लिए ध्यान से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो यार, एनसीईआरटी से गो थ्रू करते रहो, क्वेश्चंस जितने हो सके लगाते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी तुम्हारी गलतियां तुम्हारे सामने आएगी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से।